हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के सेकंड चैप्टर की प्रश्नावली 2.4 करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में 10 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर जो रिजल्ट आता है उसको 8 से गुणा करती है। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो बताओ सोची गई संख्या क्या है? तो हम लिखेंगे कि माना सोची हुई संख्या x है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम समीकरण बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन में तो ये कथन दिए है ना, तो इनको हम समीकरण में बदलेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहां पे देखो क्वेश्चन के कथन को समीकरण में कैसे बदलते हैं ये आप देखेंगे। सबसे पहले ये कि जो संख्या है इसमें से 5/2 घटाया जाता है, तो x में से 5/2 को घटाया जाता है। ठीक है, हमें ये मिला। इसके बाद इसमें 8 से गुणा किया जाता है, तो 8 से गुणा या तो आप ऐसे लिखो और या सिंपली शुरू में 8 यहां पर लिख दो। तो अब इसके बाद ये जो मिलता है ये किसके बराबर है? ये सोची गई संख्या के 3 गुने के बराबर है। आप समझ गए? अगर आप नहीं समझे इस वाले हिस्से को दोबारा से देखो। हमने किया क्या, सोची गई संख्या में से 5/2 घटाया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। घटाने पर जो हमें परिणाम मिलता है उसको 8 से गुणा किया और इसके बाद जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या के 3 गुना के बराबर है। अब इसके बाद इस समीकरण को हल करते हैं। यहां पर 8 से गुणा करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 8x। फिर 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 5/2, ऐसे गुणा होता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बराबर 3x। ये हुआ 8x, ये कटा 4 और 5 को ये 20 आ गया। राइट हैंड साइड में 3x है। अब ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि x को यानी जिसका मान याद करना है उनको बाएं पक्ष में लिखते हैं और जो बाकी संख्याएं हैं उनको दाएं पक्ष में। तो यहां पर हम दाएं पक्ष से 3x को इधर लेके आ जाएंगे। तो दाएं पक्ष में ये प्लस था, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और जो बाएं पक्ष में -20 है वो दाएं पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, है ना। माइनस यहां प्लस हो जाएगा। ये समझ आ गया? क्योंकि जब हम पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। 8x में से 3x गया तो ये हुआ 5x और ये बराबर है 20 के। यहां दोनों पक्षों में हम भाग देंगे 5 से। तो 5x/5 बराबर हुआ 20/5। ये कटा तो x बराबर आ गया है 4। ठीक है, 5 से भाग इसीलिए दिया जिससे कि ये 5 कट जाए और ये हमारा आंसर है। तो सोची गई संख्या 4 थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको सही से समझ आया होगा। ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका ये है। वैसे हो सकता है कि आपके टीचर ने थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बताया हो। कैसे? समझिए इस बात को कि जो पहला स्टेप उन्होंने हो सकता है कि स्टेप वाइज बताया, क्योंकि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो पहला स्टेप है उसमें क्या है कि हम ऐसा लिखते हैं कि x में से 5/2 घटाने पर, तो x से 5/2 घटाने पर तो ये हो जाएगा x - 5/2। अब फिर इसमें 8 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 8x, इस तरह से। ठीक है, और फिर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार 8 × x - 5/2। ये किसके बराबर है? सोची गई संख्या के 3 गुने के। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप सीधा ऐसा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और ये ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। ऐसे लिखने में बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं और ऐसा लिखना बहुत कन्वीनियंट भी है। एक ही स्टेप में क्वेश्चन बन जाती है और फिर आप उसको आराम से सॉल्व करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। आपको याद होगा जब पिछली प्रश्नावली में हमने इस तरह से क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी हमारे पास दो अज्ञात चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर दो अज्ञात चीज़ें हैं, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, तो हमेशा जो दूसरी है उसको x लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या x है। तो दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या क्या है, तो इसीलिए पहली संख्या ये क्या हो जाएगी, दूसरी की 5 गुनी, तो इसमें 5 का गुणा कर दो, यानी दूसरी संख्या जो हमने x मानी थी पहली संख्या हो जाएगी उसकी 5 गुनी, इस तरह से। अब प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर संख्याएं क्या बनती हैं, दोनों संख्या में जब हम 21 जोड़ते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पहले पहली संख्या लिखते हैं, तो पहली संख्या हो जाएगी ये और दूसरी संख्या हो जाएगी ये, है ना, क्योंकि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, हमने x दूसरी संख्या मानी थी। 21 जोड़ने पर हमें ये संख्याएं मिलती हैं। और अब कंडीशन लगाओ क्वेश्चन की, तो प्रश्नानुसार यहां पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या जो है ये है 5x + 21, ये दूसरी संख्या जो कि है x + 21 इसकी दुगनी हो जाती है। तो इतना क्लियर हो गया। और अब हम इसको हल करते हैं x के लिए। तो 5x + 21, यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 2x + 42। अब जो अज्ञात है उसको बाएं पक्ष में रखते हैं, तो हम 2x को यहाँ से इधर लेके जाएंगे, 2x प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, और ये जो 21 यहाँ प्लस में है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5x में से 2x गया तो ये हुआ 3x, 42 में से 21 गया 21। दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे हम, जिससे कि ये 3 कट जाए, ये तो कट गया और ये आया 7, और इस प्रकार से x आ चुका है 7। तो अब हम संख्याएं लिखते हैं। इसीलिए जो हमारी पहली संख्या है ये हो जाएगा 5x, 5x का मतलब 5 गुणा 7 यानी 35, और दूसरी संख्या ये तो x ही है यानी ये सीधे 7 आ जाएगा। तो इसीलिए जो संख्याएं हैं ये है 35 और 7। ओके, तो ये आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कोई संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। जैसे मान लो कि 36 है, तो 36 में इनके अंकों का योग 9 होता है ना, आप प्लस करके देख लो, 3 और 6 9। इस तरह से कोई संख्या है, इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। जब हम इसके स्थानों को बदलते हैं तो ये बन जाता है 63। अब यही संख्या नहीं है, मैं जस्ट आपको एक, हो सकता है यही संख्या हो, मैं जस्ट आपको तरीका ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो अगर हम इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलेंगे तो नई संख्या ये प्राप्त होगी, और ये जो हमारी पुरानी संख्या है दी गई संख्या इससे 27 अधिक है, यानी जो नई संख्या है ये दी गई संख्या से 27 अधिक है। अगर आप प्लस करके देखना चाहो तो देख सकते हो। हाँ, वैसे तो ये आंसर ही है हमारा। चलिए, इस तरह से तो ये है क्वेश्चन, लेकिन अब इसको निकाले कैसे। तो यहाँ पर आप जानते हैं जब भी कोई हम संख्या लिखते हैं तो इसमें एक इकाई का स्थान होता है और एक दहाई का स्थान होता है। तो हम इसको मान लेते हैं। तो माना जो ये इकाई का स्थान है ये x है, तो दहाई का क्या हो जाएगा 9 - x। देखो, इस बात को आप अच्छे से सुनो। जब भी हमारे पास
योग दिया होता है कि 2 अंक हैं और उनका योग 9 है, तो जब भी योग दिया होता है तो हमेशा हम क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं x और दूसरा 9 माइनस एक्स ले लेंगे। यानी कभी भी आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि 2 संख्याओं का योग जो है वो 40 है, तो आपको एक x लेना है, दूसरा 40 माइनस एक्स, ये हमेशा याद रखना। और अंतर में उल्टा कर देते हैं, अगर अंतर 40 दिया हो तो एक x और दूसरा 40 प्लस x लेते हैं, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक 9 माइनस एक्स है, तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक 9 माइनस एक्स है, तो इसीलिए जो ये संख्या होगी वो क्या होगी। अब ये आप अच्छे से समझो, दोबारा से मैं यहाँ पे 36 का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 में 10 का गुणा करके और 6 को प्लस कर सकता हूँ, क्योंकि जो दहाई का अंक है उसमें 10 का गुणा कर दिया, आप देख सकते हैं, और बाकी 6 प्लस कर दिया। तो वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कि दहाई क्या है, दहाई तो 9 माइनस एक्स है, इसमें हम 10 का गुणा करेंगे और इकाई का अंक प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 90 माइनस 9x। ठीक है, यानी -10 और प्लस 1x को हल कर कर -9x आता है। अब अंकों के स्थान बदलकर जो नई संख्या प्राप्त होती है वो क्या होगी। अब आप वापस इस पे आओ जो मैं यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हम अंकों के स्थान को बदल देंगे तो ये 63 हो जाएगा ना। तो ये फिर से क्या होगा कि आप 6 में 10 का गुणा कर सकते हैं और 3 को प्लस कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये पलट गया है। तो पलटने से क्या होगा कि दहाई का इकाई बन गया है, इकाई का दहाई बन गया है ना। यानी जो नई संख्या है इसमें जो यहाँ दहाई था वो बन गया है इकाई का अंक, और जो इकाई का अंक था वो बन गया है दहाई का अंक, है ना। अंक जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दहाई वो इकाई बन गया, जो इकाई दहाई बन गया। इसीलिए जो संख्या प्राप्त होगी तो दहाई में हम 10 का गुणा कर देंगे, तो दहाई तो ये है, 10 का गुणा किया और इकाई को प्लस कर देंगे, तो 10x में से 1x माइनस हुआ, 9x बचा और प्लस 9 ये हो गया। इतना समझ आ गया। तो ये तो संख्या है जो दी हुई संख्या है, और ये संख्या जो अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त हुई है। अब प्रश्न की कंडीशन देखो। प्रश्नानुसार इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या जो नई संख्या है, कहने का मतलब यह है ये हमारी दी हुई संख्या की इसमें इससे 27 अधिक है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो जो नई संख्या है वो तो ये प्राप्त हुई 9x प्लस 9, और जो दी हुई संख्या ये है 90 माइनस 9x, और इसमें हम कर देंगे 27 प्लस। ठीक है, दाएं पक्ष से 9x को लेके हम आएंगे बाएं पक्ष में। यहां पर 90 है, ये 27 है, इनको प्लस करेंगे। देखो ये 9x क्या था, माइनस में था ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 90 और 27 को प्लस किया तो ये 117 होता है, और 9 यहां से प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18x, और 117 में से 9 माइनस हुआ तो ये 108 आया, और x हो जाएगा, दोनों पक्ष में 18 से भाग दे दीजिए, तो 18 से 18 कैंसिल, और यह आया 6, तो x आ चुका है 6। x क्या था, x तो इकाई का अंक था, तो जो संख्या है उसका इकाई का अंक क्या है, 6 है।
और दहाई का अंक ये दहाई का अंक जो है वो है 9 - x, मतलब 9 - 6 यानी 3। तो इसीलिए जो संख्या है वो क्या होगी? 36। एक तो ये तरीका है। दूसरा, संख्या ज्ञात करने के लिए आप सीधा यहां पुट कर सकते हो या फिर इसमें, है ना, ये भी आप लिख सकते हो कि इसीलिए संख्या बराबर 90 - 9x है। x आया है 6 आया ना, हाँ। तो ये हो जाएगा 90 - 54, 54 और ये माइनस करके आया 36। तो ये भी तरीका है, जो आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही है ना, इसमें थोड़ा कम कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो मान लो कि अंक इस तरह से, जैसे 31 है तो एक दूसरे का 3 गुना है ना, या जैसे मान लो कि 62 है, एक दूसरे का 3 गुना है, इस तरह से। ठीक है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कि हमने कोई संख्या ये मान ली, तो इसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अब इसको पलटा, तो पलट कर ये हो गया 31 और फिर इनको प्लस करना है। तो प्लस करने पे मान लो कि जैसे ये हो गया 44। ये हालांकि 88 आएगा तो संख्या 13 नहीं है, कुछ और होगा, लेकिन कहने का ये मतलब है कि इस तरह से हम इसको करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि संख्या इस तरह से, कि जैसे 13 हो गया या मान लो 62 हो गया, कि एक संख्या दूसरे की 3 गुना है। तो हम ये लिखेंगे कि माना संख्या का इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या होगा? ये 3x होगा, क्योंकि एक अंक दूसरे का 3 गुना है ना। उसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक की 3 गुना है या इकाई का अंक दहाई का अंक की 3 गुना है। तो हम बस ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हालांकि अगर आप दहाई का अंक x ले और इकाई का 3x ले तो भी आंसर बिल्कुल वही आएगा, ठीक है। वही का मतलब इस क्वेश्चन के वैसे 2 आंसर आएंगे, अभी आप एंड में समझ जाओगे। अब क्या है कि ऐसे में संख्या क्या होगी? तो संख्या पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपको, जब हम संख्या को लिखते हैं तो दहाई का अंक जो है उसमें 10 का गुणा कर दो और इकाई का अंक प्लस कर दो, तो यही होगा ना। या अगर हमें इसको लिखना है तो दहाई का अंक में 10 का गुणा करो और फिर 2 लिख दो इकाई का अंक। ऐसे ही यहां पर हम क्या करेंगे कि दहाई का अंक जो है इसमें 10 का गुणा करेंगे और इकाई का अंक प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 30x प्लस x, और इस प्रकार से ये आ गया है 31x। अब अंक बदलने पर संख्या क्या होगी? अंक बदलने पर संख्या, ध्यान रखना, इकाई और दहाई बदल जाता है। तो ये दहाई का इकाई बन जाएगा, इकाई का दहाई बन जाएगा, तो यानी ये इस तरह से पलट जाएंगे। समझ गए आप? तो ये होगा 10x प्लस 3x और ये आया 13x। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखो, दोनों को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार पहला 31x है, दूसरा 13x है और इनको जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 44x बराबर 88 और इस प्रकार से x आ गया है। देखो दोनों पक्षों में हम 44 से भाग देंगे, ये कट गया और ये कट के 2 आया और इस प्रकार से x बराबर आ गया है 2, ठीक है। और अब जो है हम यहाँ पर इसका, क्योंकि संख्या क्या है ये है, ठीक है। वैसे ये अलग बात है कि आप समझ गए होंगे कि x 2 है, इसका मतलब इकाई का अंक तो 2 है, दहाई का अंक 6 है, 3 दूने 6,
तो संख्या होगी 62, लेकिन साथ ही साथ में संख्या 26 भी होगी। तो ये दोनों इसके आंसर हैं। तो अब ये जो 62 या तो आप ऐसे निकालो या इसमें रख दो, सीधा इसमें रख दो, ठीक है। तो इसीलिए संख्या बराबर, तो मैंने क्या कहा कि सीधा इसमें रखने से भी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और यह आपको पता चल गया है कि इकाई का अंक ये है, दहाई का ये, तो संख्या 62 हो गई। वैसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन साथ में एक और संख्या आएगी। देखो, दूसरी संख्या, इसको पलट दो तो ये 26 होगा। तो 26 भी एक ऐसी संख्या, क्योंकि यहां भी एक अंक दूसरे का ट्रिपल है, 3 गुना है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो 62 भी है और 26 भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो यहां पर दो अज्ञात हैं, एक शोभो की मां की आयु और एक शोभो की अपनी खुद की आयु। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि बाद वाले को x मानते हैं। तो माना शोभो की वर्तमान आयु x है, तो शोभो की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 6 गुनी हो जाएगी। तो शोभो की मां की वर्तमान आयु 6x हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या होगी, तो देखो शोभो जो है, शोभो की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष के बाद इतनी हो जाएगी x + 5, है ना, 5 साल बढ़ जाएगी उसकी आयु। और ये कितना है, ये शोभो की मां की वर्तमान आयु की 1/3 है। तो हम अब कंडीशन लगाएंगे। तो प्रश्नानुसार देखो कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु यानी x + 5 ये कितनी है, शोभो की मां की वर्तमान आयु जो कि ये है यानी 6x, इसकी 1/3 है। तो 1/3 यानी 3 से भाग दे देंगे, ये है कंडीशन। तो अब देखो 3 से ये कट जाएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर आया x + 5 = 2x, ठीक है। और अब जो है हम x का मान ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर x को दूसरी ओर लेकर जाओ तो ये +x इधर जाएगा, -x हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 बराबर 2x में से 1x गया, 1x बचा, तो x बराबर 5 हो गया है। तो ये शोभो की वर्तमान आयु है, ठीक है। तो इसलिए शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। ओके, आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसी कैलकुलेशन, x को हम राइट हैंड साइड में क्यों लेके गए, इसका कारण ये था कि यहाँ जो प्लस है ये बड़ी संख्या प्लस में थी, यहाँ छोटी संख्या थी प्लस में। तो अगर हम इसको बाईं ओर लेकर आते तो माइनस हो जाता, यानी अगर हम इसको बाईं ओर लेकर आते तो ये -2x होता, और 5 को उधर लेकर जाते तो ये -5 हो जाता। तो ये माइनस का चक्कर पड़ जाता, हालांकि आंसर तब भी आ जाएगा इस तरह से। तो ये, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आए तो पूरा पलट दो। पूरे पलटने के प्रोसेस में हम इनका चिन्ह नहीं बदलते हैं, पूरा पलट दिया और अब x को बाएं पक्ष में लेके आ जाओ, और इस तरह से x 5 हो गया है। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, और शोभो की मां की आयु भी ज्ञात कर देते हैं। तो शोभो की मां की वर्तमान आयु
तो क्या होगी, तो 6x है ना, 6x यानी 6 में 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि x 5 है, और ये आंसर आ गया है 30 वर्ष। ठीक है, तो उनकी आयु 5 वर्ष और 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो मैं क्वेश्चन को आपका आसान भाषा में समझाता हूँ। एक आयताकार भूखंड है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, आयताकार है वो, उस पर विद्यालय बनाना है। उसके लिए उसको सुरक्षित कर रखा है कि हाँ भाई इस ज़मीन पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पर विद्यालय बनेगा। अब इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक बाड़ बना रहे हैं इसके चारों ओर, एक इस तरह से जैसे बाड़ आप जानते हैं, ईंटों का एक उन्होंने ये रेलिंग टाइप की, चारदीवारी टाइप की, यानी एक बाड़ बना दी जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। अब जो ये भूखंड है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, और साथ में जो गांव की पंचायत है उसका खर्चा कितना आएगा, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का खर्चा उसमें आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई यानी लेंथ ये हमें बतानी है, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ ये हमें, ये दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी अनुपात दिया होता है लंबाई और चौड़ाई में, तो हम क्या लिखते हैं, माना लंबाई को हम L नाम दे देते हैं, 11x है। अब ये ध्यान रखना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दिया हर यहाँ पर, तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, यानी 11x लगा देंगे दोनों में। ठीक है, तो 11x लंबाई और चौड़ाई इसको b नाम दे देते हैं, ये 4x है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हमें यही बताना है लंबाई और चौड़ाई, यानी x का मान ज्ञात करना है। लेकिन मान ज्ञात करने के लिए एक चीज़ क्वेश्चन में होनी चाहिए जो दी है। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में इसकी परिमाप दी है इनडायरेक्टली एक किस्म से, यानी परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी देखो इसकी बाड़ करनी है ना चारों तरफ से ऐसे, तो जब ऐसे इसमें बाड़ करनी है तो क्या चीज़ कवर हो रही है, क्या है ये परिमाप है। तो इसका मतलब ये है कि देखो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से इतना खर्चा आया है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि जो परिमाप है ये है कुल खर्चा बटे दर, कुल व्यय बटे दर। कुल व्यय है 75,000 और जो दर है वो है 100 रुपये प्रति मीटर, तो ये कटा और ये टोटल आ गया है 750 मीटर। यहाँ तक सब ठीक है। अच्छा, अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सब वैल्यूज़ रखते हैं एक एक करके। तो देखो यहाँ पे ये जो परिमाप है ये है 750, तो 2 × L है 11x, B है 4x, ये हमने रखा 750। इसको और हल करते हैं, 2 गुणा 11x में 4x को प्लस किया 15x आया, और ये हुआ 750। 30x = 750 और x आ गया 750/3, इससे कटा और ये 25 आ गया है। x आ चुका है, तो अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए लंबाई है 11x, तो हम क्या करेंगे 11 में गुणा कर देंगे 25 का, और यह आ जाएगा 275 मीटर। और चौड़ाई ये है 4x, तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे और यह आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई है 275 मीटर, चौड़ाई 100 मीटर, और ये हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। तो एक कपड़ा वो शर्ट के लिए खरीदता है, एक पैंट के लिए। ठीक है, शर्ट की जो कपड़े की कीमत है वो 50 रुपये प्रति मीटर है, और जो पतलून है उसकी प्रति मीटर 90 रुपये कीमत है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है
कि कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वह पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो बेसिकली यहाँ पर अनुपात दिया है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इसके बाद वह कपड़े को 12% और 10% के लाभ पर बेचकर और इतने रुपए प्राप्त करता है। तो ये उसका विक्रय मूल्य है, ये ध्यान रखना। तो पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने जो अंडरलाइन किया है उसको समझिए। कमीज़ के लिए, कमीज़ के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कमीज़ के कपड़े और पतलून के कपड़े का अनुपात। तो ये जो अनुपात है ये 3:2 है, ये ध्यान रखना। 3 हो गया कमीज़ के लिए और 2 हो गया पतलून के लिए, ठीक है। तो जब भी अनुपात दिया होता है तो हम इसको x करके लिख देते हैं। तो कमीज़ के कपड़े की लंबाई माना कमीज के कपड़े की लंबाई, तो इसमें x लगा देंगे 3x मीटर। और पतलून के कपड़े की लंबाई, तो अब इसमें 2 में x लगा देंगे, ये 2x मीटर है। तो अब हमें x का मान ज्ञात करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर, हाँ इसके बाद है, इसमें कमीज़ का जो कपड़ा है 50 रुपये प्रति मीटर के भाव से खरीदा गया। तो कमीज़ के कपड़े में पहले देखते हैं कि 50 रुपये में तो खरीदा, बेचा कितने में, ये देखते हैं। तो हम लिखेंगे कमीज़ के कपड़े का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है जिसको हम सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये है 50 रुपये प्रति मीटर। अच्छा, अब इसमें जो कमीज के कपड़े में 12% का लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या है इसका 12%। तो 0 से 0 कटा, 12×25 60/10 और ये आ जाएगा 6 रुपये। तो 50 रुपये में कपड़ा खरीदा, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मुझे कैसे पता चला प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कमीज पर 12% का प्रॉफिट है। तो कितने में बिकेगा वो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। तो सीधी सी बात है, और ये ध्यान रखना प्रति मीटर की बात की है। 50 रुपये में खरीदा, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी वो 56 रुपये में बिका। तो 56 रुपये अभी भी प्रति मीटर के हिसाब है, इस बात का ध्यान रखना। ये तो हुई कमीज के कपड़े की बात। अब पतलून के कपड़े की बात करते हैं। पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पतलून का कपड़ा कितने रुपए प्रति मीटर है, 90 रुपये प्रति मीटर, ₹90। लाभ कितना इस पे, तो यहां पर लाभ है 10%। तो यानी 10% किसका, 90 का, है ना। 90 रुपये में खरीदा, 10% का लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ, तो 9 रुपये का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपये। तो ये है 90 रुपये पहले है,
तो 90 + 9 ये हो गया 99 रुपये प्रति मीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद समझिए, कमीज के कपड़े का 1 मीटर का विक्रय मूल्य ये, यानी 1 मीटर कपड़ा इतने में बिका, लेकिन कमीज का कुल कपड़ा कितना खरीदा गया था? 3 मीटर। तो हम ये लिखेंगे कि कमीज के कुल कपड़े का विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यानी देखो 56 रुपये तो 1 मीटर कपड़े की कीमत है और कुल कपड़ा है 3x मीटर, तो गुणा करेंगे हम, यह आ जाएगा 168x, इतना कुल इतना रुपये, यानी इतने रुपए में बिका कमीज का कपड़ा। अब पतलून के कपड़े की पतलून के कुल कपड़े का विक्रय मूल्य, पतलून का 1 मीटर कपड़ा कितने में बिका? 99 रुपये में, है ना। 90 रुपये में खरीदा था, 10% का प्रॉफिट हुआ, 99 रुपये में बिका। और 2x टोटल कपड़े की लंबाई थी, तो यानी हम इनका गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 198x। इतना समझ आ गया? तो ये तो है कमीज का कपड़ा इतने में बिका और ये है पैंट का कपड़ा। अब इन दोनों को प्लस करके कुल कपड़े का विक्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। कुल कपड़े का विक्रय मूल्य 168x प्लस 198x, तो ये हो जाएगा 200, 300, 366x हो गया है। और प्रश्न में ये दिया है, प्रश्नानुसार जो ये है यानी कुल विक्रय मूल्य इतने में बिका, वो एक्चुअल में है इतना। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि कुल इतने रुपए प्राप्त करता है, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। और अब यहाँ से दोनों पक्षों में 366 का भाग देंगे हम, तो ये 366 से 366 गया और ये 100 आ जाएगा। तो x आ चुका है 100, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर ये हमें यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है। तो कमीज़ के कपड़े की कुल लंबाई ये हो जाएगी 3x। x है 100, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। और पतलून के कपड़े की कुल लंबाई तो ये 2x है, x हमारे पास 100 है, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। ओके, ये हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों का एक झुंड जो है उसका आधा भाग मैदान में चर रहा है, फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं उसका 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है, और जो फाइनली बचे हैं वो 9 हिरण हैं। तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू यहाँ से करेंगे कि माना हिरणों की कुल संख्या x है, तो मैदान में कितने हिरण चर रहे हैं? मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, तो क्या होगा x/2, क्योंकि आधा भाग लिखा है, तो x/2 हो गया। अब कितने बचे? शेष हिरण कितने हो गए? मतलब देखो यहाँ पे लिखा है ना शेष का 3/4, तो पहले शेष कितने होंगे? मतलब कुल x हैं, इसमें से x/2 तो चर रहे हैं, तो बचे कितने? तो x/2 ही बचेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी आधे चर रहे हैं तो आधे बच गए ना। फिर
ओके, तो जो शेष है इसका 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, तो खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या कितना होगा? ये शेष का 3/4 यानी 3/4 किसका करना है? जो बचे हुए थे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर ये लिखा था, तो ये हो जाएगा 3/8x। ओके, अब जो शेष हिरण बचे वो 9 है, तो ये तालाब में पानी पी रहे हैं, तो शेष कितने हुए? यानी देखो x/2 है ना, अब x/2 से भी हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 4x - 3x x/8, ये शेष है। और ये पानी पी रहे हैं, तो ये शेष पानी पी रहे हैं, इसीलिए जो ये शेष हैं ये 9 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 9 हिरण पानी पी रहे हैं। और अब इसका दोनों तरफ 8 का गुणा करेंगे हम, जिससे कि ये 8 कट जाए यहाँ से, 8 से 8 कटा और x आ गया 72 हिरण। तो इतने हिरण हैं पूरे झुंड में, समझे आप? तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे तरह से क्वेश्चन समझाता हूँ। टोटल 72 हिरण हमारे पास हैं, इसके आधे जो हैं वो चर रहे हैं, तो आधे का मतलब 36 चर रहे हैं, ये चर रहे हैं, ठीक है। तो बचे कितने? तो शेष बचे 36। अब इस 36 का 3/4 ये खेल रहा है, तो इसका हम 3/4 करेंगे, तो ये खेलने वाले आ जाएंगे, 9 3 27, ये खेल रहे हैं, तो बचे कितने? अगर 27 खेल रहे हैं तो बचे कितने? तो बचे 9 यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, और ये 9 यही है। तो इस तरह से, तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, यानी यहाँ पर जो ये शेष निकला था ये 9 के ही बराबर है, ठीक है ना। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। पौत्री मतलब पोती। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि दो यहाँ पर अज्ञात हैं, एक दादाजी की आयु और एक पौत्री की आयु। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था, जब दो अज्ञात होते तो बाद वाले को x मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना पौत्री की आयु x है। तो अगर पौत्री की आयु x है तो दादाजी की आयु क्या होगी? तो दादाजी की आयु कितनी है? 10 गुनी है, तो 10x हो जाएगी। तो पौत्री की आयु x और दादाजी की आयु 10x। उनकी आयु यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 अधिक है, तो हम सीधा लिखेंगे प्रश्नानुसार जो दादाजी की आयु है उसमें से अगर पौत्री की आयु को माइनस कर दें तो 54 आ जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका ये है, और कुछ लोग क्या लिखते हैं कि जो दादाजी की आयु है वो कितनी है? पौत्री की आयु से 54 अधिक। दोनों ही सही हैं। अगर आप इस तरह से लिखना चाहो आप ये शुरू कर सकते हो, और अगली लाइन में क्या आ जाएगा? x बाईं ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि दादाजी की आयु में से पौत्री की आयु को घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, और ये आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु से 54 अधिक है। दोनों में बात समझ आ गई। 10x में से 1x गया, 9x आ गया। अब दोनों साइड हम 9 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि ये 9 कट जाए। 9 से 9 गया, ये 6 आ गया, और इस प्रकार से x आ चुका है 6। तो दोनों की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो पौत्री की आयु तो हमें पता चल चुकी है, क्योंकि वो हमने x ही ली थी, तो ये तो 6 वर्ष आ गया। और दादाजी की आयु तो इसमें क्या होगा कि जो दादाजी की आयु है उसमें ये है 10x, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, और ये आ चुका है, सॉरी, ये है 10x, और x हमारे पास है 6, और इस प्रकार से ये आ गया है 60 वर्ष, और ये आंसर है। ओके,
और हमें दोनों की आयु पता चल चुकी है। तो पौत्री की आयु 6 वर्ष, दादाजी की आयु 60 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर 2 अज्ञात हैं, अमन की आयु और पुत्र की आयु। तो यहाँ पर पुत्र की आयु को हम x लेंगे। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान का और 10 वर्ष पहले दोनों का जिक्र है, तो हम वर्तमान आयु को x मानेंगे। पुत्र की माना पुत्र की वर्तमान आयु x है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 3 गुनी है यहाँ पर, तो 3x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है। ओके, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पहले तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालते हैं। दस वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? तो जो वर्तमान आयु है उसमें से 10 कम होगा, माइनस कर देंगे। और 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु वर्तमान में तो इतना है, 10 वर्ष पहले 10 माइनस। ठीक है, और अब है प्रश्नानुसार, अब कंडीशन लगाएंगे हम। तो यहां पर यह है कि जो उसकी आयु है यानी अमन की आयु, ये कितनी है? पुत्र की आयु की 5 गुनी। तो पुत्र की आयु तो ये है और इसकी 5 गुनी। क्लियर बात समझ आ गई? अब इसको बस हम हल करेंगे तो ये आ गया 3x माइनस 10, 5x माइनस 50, है ना, 5 का अंदर गुणा किया। x जो है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है, यहाँ पर या तो आप दोनों x को बाईं ओर रखो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि 3x माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि पहले उन्हें पलट दो, इससे माइनस की टेंशन नहीं रहती है ना। दोनों को इधर उधर पलट दिया हमने। और अब x वालों को रखो एक तरफ, है ना, ये +3 -3 में हो गया, और ये 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो ये तो हुआ 2x, और यहाँ 50 में से 10 गया 40, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, तो ये तो 2 से 2 कटा और ये आ गया 20, और इस प्रकार से x आ चुका है 20। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? दोनों की वर्तमान आयु। तो चलो, पुत्र की वर्तमान आयु हमें पता चल चुकी है, अब अमन की वर्तमान आयु भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर में लिखेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु, या पहले अमन की वर्तमान आयु कितनी? 3x, है ना, 3x। अमन मतलब पिता का नाम अमन है, तो ये 20 से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 60 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु तो x ही है, यानी 20 वर्ष। ये आंसर आ चुका है। ओके, तो पिता की आयु और पुत्र की आयु। और इसी के साथ इस प्रश्नावली का समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सही से समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को और मेरे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।